हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं चाहता हूं आप पहले ये वीडियो देखो। अभी सीजीएल 2020 के अंदर एक्सपेक्टेड रैंक है ऑल इंडिया रैंक 3। करंट अफेयर्स के लिए मैंने यूट्यूब पे चैनल है एमजेटी करके है। अच्छा, वही डेली की 10-15 मिनट की एक वीडियो आती है उनकी, और बाद में पीडीएफ मंथली पीडीएफ 15 दिन की पीडीएफ देते हैं, तो वो पढ़ी थी। बाकी मैंने करंट अफेयर्स 6 महीने का पढ़ा था, पर एसएससी लगभग 1 साल का पूछ रही है, तो पढ़ाया अच्छा है उन्होंने। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको पूरे विश्वास और पूरे भरोसे के साथ इस चैनल से जुड़ना है। आपको व्यूज पर नहीं जाना है, आपको कंट्रोवर्सीज पर नहीं जाना है, आपको टू द पॉइंट 20 मिनट के अंदर अंदर केवल और केवल करंट अफेयर पर ध्यान देनी है। 20 मिनट में आपको जितना ज्यादा हो सकता है कंटेंट वो मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश किया करता हूं। और आप जैसा कि आपने अभी सुना सीजीएल टॉपर से, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जो अवेलेबल हैं और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करते हैं कि किसका कितना फायदा हुआ है। तो आप डेली रेगुलरिटी बनाओ। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप रेगुलर रहोगे अगर ना, तो आपके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट आ जाएगा करंट अफेयर से। ठीक है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे उस दिन थोड़ा सा खाली खालीपन लगेगा आपको। जैसे एक न्यूज़पेपर की आदत लग जाती है कि जिस दिन अगर ना पढ़ो तो लगता है जैसे कुछ छूट गया है आज। ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर की हैबिट बनानी है और इससे आपके नॉलेज में ग्रोथ ही होनी है। ठीक है, रोज आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलना है, इसलिए कहता हूं रेगुलरिटी जरूर बना के रखो। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको एमजेटी पर मिल जाएगी। क्विकली रिवीजन करेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर का। सबसे पहले तो अभी 1 नवंबर को दोस्तों वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया। कल मैंने आपको वेगन और वेजिटेरियन के बारे में अर्थ भी बताया था, अंतर भी बताया था। यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है चित्रकूट में। रानीपुर नाम से एक है बाघ रिजर्व या कहें कि टाइगर रिजर्व। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किए गए। कुल 63 पुलिसकर्मियों को प्रदान किए गए 4 कैटेगरीज में। मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, रेडबुल की तरफ से ड्राइविंग करते हैं। आरबीआई ने अभी हाल ही में दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है डिजिटल रुपीज का, यानी डिजिटल रुपीज को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया हुआ है। हालांकि अभी ये केवल थोक व्यापारियों के लिए है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लक्ष्मी भंडार योजना को, जो कि पश्चिम बंगाल की योजना है, इसको स्कॉच पुरस्कार दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के सीएम हैं, इन्होंने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जल सप्ताह के 7वें संस्करण का अभी उद्घाटन किया। नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ये कर्नाटक में चलती है। और स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले पद्म भूषण जमशेद जे ईरानी जी का निधन हो गया है। ये कई सालों तक टाटा स्टील के चेयरमैन रहे थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आज की करंट अफेयर देखते हैं। देखने से पहले मैं आपको फिर से कहूंगा दोस्तों, डिटेल में होने वाली है पूरी की पूरी वीडियो, तो आपको एंड तक देखना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? दोस्तों अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी राजस्थान दौरे पर थे और राजस्थान में उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर एरिया है और ये समझ लो कि आदिवासियों के लिए एक धाम की तरह है। ठीक है, मानगढ़ धाम। तो यहाँ पर ना मानगढ़ धाम की गौरव गाथा नाम से एक प्रोग्राम भी आयोजित किया गया और यहाँ पर उन आदिवासियों को याद किया गया जो लोग स्वतंत्रता के दौरान भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अपनी तरफ से अहम भूमिका निभाए हुए थे। तो पीएम मोदी वहां पर गए और वहां के जो सीएम हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से मदद भी मिलनी चाहिए जिससे यहाँ को हम लोग एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कर सकें। तो पीएम मोदी जी राजी भी हो गए और वहां पर अब घोषणा कर दी है कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा और उसके तहत उसको डेवलप किया जाएगा। और ठीक है, तो फिलहाल 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए एक स्मारक बनेगा और ये स्थान जो है गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि 1913 में मानगढ़ से किसने नेतृत्व किया था समाज सुधारक के रूप में,
तो आप बताएंगे गोविंद गुरु जी ने, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कौन सा कहाँ का नेतृत्व करता था, तो वैसे ही आपसे यहाँ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1913 में मानगढ़ से किसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और नेतृत्व किया था, तो गोविंद गुरु ने किया था। क्लियर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखो, अभी केरल राज्य सरकार ने ना, जैसे पद्म पुरस्कार होते हैं केंद्र सरकार वाले, उसी की तर्ज पर अपने राज्य में शुरू की है, घोषणा की है, मतलब कि 3 पुरस्कार शुरू किए हैं। और उसका जो केरल ज्योति पुरस्कार है, जो केरल राज्य का पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे अभी सम्मानित किया गया है एमटी वासुदेवन नायर को। क्लियर है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फर्स्ट केरला पुरस्कारांगल। ये केरला पुरस्कारांगल जो है ना, ये वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार का जो पद्म पुरस्कार जो चलता है, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और होता है पद्मश्री, इसी तर्ज पर केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है केरला पुरस्कारांगल। और ये जो केरला पुरस्कारांगल है, इसके तहत भी 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। कौन कौन से दिए जाएंगे? केरल ज्योति पुरस्कार दिया जाएगा, केरल प्रभा दिया जाएगा और केरल श्री दिया जाएगा। तो जिसमें केरल ज्योति पुरस्कार जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये जो सबसे बड़ा वाला है, इसको जीता है एमटी वासुदेवन नायर ने। और केरल प्रभा पुरस्कार 3 लोगों ने जीता है, आमेचेरी एनएन पिल्लई, टी माधवन मेनन और अभिनेता ममूटी। वहीं केरल श्री 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है केरल श्री से। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था असम रत्न पुरस्कारों के बारे में। असम रत्न पुरस्कार भी ऐसे ही इसी तर्ज पर शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो असम सरकार भी ऐसा ही पुरस्कार देती है, ठीक है। शायद राजस्थान सरकार ने भी कुछ महीनों पहले ऐसा ही शुरू किया था, कुछ राजस्थान सरकार के द्वारा भी शुरू किया जाता है, दिया जाता है। तो याद रखेंगे, ये सब जो मेन वाला होता है पद्मश्री जो केंद्र सरकार देती है, उसी के तर्ज पर है ये लोग अपने अपने नागरिकों को सम्मानित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब केरल आया है, केरल के बारे में जानेंगे। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम, लोकेशन आप देखोगे तो यहाँ पर है केरला, ये जो है स्टेट ये है केरल, ठीक है ना, ये है केरल। अपना बॉर्डर बेंगलुरु से कर्नाटक से और तमिलनाडु से शेयर किया करता है। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन जी। इसके बाद यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। वेपनाड झील दोस्तों यहाँ पर है। इसके अलावा अन्नाईमुडी सोलर नेशनल पार्क और इसके बाद पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत पूछा जाता है। पेरियार झील भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए, तो कथकली प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा आप ओणम जानते हो, ओणम जानते हो, ठीक है। मोहिनी अट्टम जानते हो, मोहिनी अट्टम जानते हो। ये सभी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव कौन नियुक्त किया गया। तो दोस्तों नए डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं गिरधर अरमाने। आपको याद हो कुछ दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था जब एक सचिव के बारे में, तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कई सारे सचिव नियुक्त होने वाले हैं और आने वाले टाइम पर आपको दिखेंगे उनके नाम। तो यहाँ पर देखिए गिरधर अरमाने नए डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं इंडिया के। आर्टिकल भी देख पाओगे, अरमाने गिरधर अपॉइंटेड एज न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश कैडर से और अजय कुमार जी की रिटायरमेंट के बाद ये अपना पद ग्रहण कर लिए हैं। इसके अलावा कोयला मंत्रालय के भी नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, अमृतलाल मीणा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा सचिव कौन होते हैं। सचिव जान लो ना, आईएएस का जो होता है, आईएएस जो होता है ना, उसका सबसे जो टॉप मोस्ट रैंक वाला होता है वो होता है सचिव यानी सेक्रेटरी। कहां पर नियुक्त किया जाता है? देखो होता क्या है, हमारे भारतीय संविधान में नेताओं के बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहीं लिखा नहीं गया है कि वो पढ़े लिखे भी हों। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको नेतागिरी से मतलब होता है, वो जनता द्वारा चुन करके आते हैं। तो ऐसे में इतनी जिम्मेदारियां, इतनी बोझ संभालने की उनकी क्षमता तो होती नहीं है, साफ साफ तौर पर मतलब कि उनके बस की बात होती नहीं है कि देश को संभाल लें। तो ऐसे में क्या होता है कि सचिव की नियुक्ति की जाती है। सचिव जो होता है आईएएस लेवल का, वो होता है आईएएस का क्वालिफाई होता है, जो आप जानते हो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है और उसका मोस्ट जो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। यानी आईएएस आप बने, आईएएस बनने के बाद लगभग 20 साल तक, लगभग मैं बोल रहा हूं, वैसे 15 से 20 साल तक अगर सेवा दिए तब आपको सेक्रेटरी के पद तक पहुंचने का अवसर मिलता है। तो ये जो होता है यानी कि टॉप लेवल का जो थिंकर होता है वो उस मंत्रालय का नियुक्त कर दिया जाता है
सचिव, ठीक है। और वही पूरा पीछे बैकग्राउंड में संभालता है, नाम होता है मंत्री जी का, ठीक है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनके सचिव पूछे जाते हैं, उनको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे गृह सचिव पूछे जाएंगे आपसे, तो आप अजय कुमार भल्ला बताएंगे। रक्षा सचिव अरमानी गिरधर, नई नियुक्ति है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं, अभी इनकी भी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन जी। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। वाणिज्य सचिव यानी कॉमर्स सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम। वहीं राष्ट्रपति महोदय के सचिव हैं राजेश वर्मा और प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं विवेक कुमार जी और उपराष्ट्रपति के सचिव हैं सुनील कुमार गुप्ता। ये प्रमुख नियुक्ति है सचिव से रिलेटेड, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों विजिलेंस अवेयरनेस वीक ना ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन ये तब मनाया जाता है कि जब हफ्ते में एक दिन जो होना आए वो 31 अक्टूबर आए, मतलब एकता दिवस आए। एकता दिवस वाले वीक में मनाया जाएगा। अब ये हो सकता है कि 31 अक्टूबर से शुरू होकर के 6 नवंबर तक मनाया जाए, जैसे कि इस बार मनाया गया, या फिर हो सकता है 30 अक्टूबर से शुरू होकर के 5 नवंबर तक मनाया जाए, या फिर हो सकता है मतलब 31 अक्टूबर की डेट आनी चाहिए बीच में, ठीक है। मतलब एकता दिवस यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आनी चाहिए बीच में, और वो कोई सा भी वीक हो सकता है। इस वजह से ये प्रत्येक वर्ष चेंज रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस बार कब मनाया गया? इस बार 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है आपके सामने, विजिलेंस अवेयरनेस वीक फंक्शन हेल्ड 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर, ठीक है। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 6 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। क्लियर? थीम इस बार की क्या रखी गई है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलपमेंट नेशन। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा कमीशन के द्वारा मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में भारत के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन हैं, ठीक है। अभी कुछ ही महीनों पहले इनकी नियुक्ति भी हुई है, तो आप बता देंगे कमेंट करके आराम से। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 ये बैडमिंटन की बात करी जा रही है, मतलब ये ग्रैंड स्लैम नहीं है, ठीक है। फ्रेंच ओपन एक होता है ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस का होता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ये बैडमिंटन का भी टूर्नामेंट हुआ, यानी फ्रांस में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ फ्रेंच ओपन नाम से, जिसमें पुरुष युगल का खिताब भारत को मिला है। भारत की जोड़ी है, जो प्रसिद्ध जोड़ी है दोस्तों, कौन? सात्विक राजन और चिराग शेट्टी की। इन दोनों की जोड़ियों ने जीत लिया है डबल्स टाइटल्स। इन दोनों की जोड़ी का ये 11वां खिताब था, सात्विक साई राजन, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का, तो इन्होंने जीत लिया है ताइवान के लू चिंग याओ और यांगपो हान को हरा करके। इनका ये 11वां खिताब था। क्लियर? अच्छा, फ्रेंच ओपन अगर आपसे पूछा जाए टेनिस वाला किसने जीता है ग्रैंड स्लैम का, तो आप बताएंगे टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है ना, इसमें 2 इवेंट होता है। सर कौन सा वाला आप पूछ रहे हो, पुरुष वाला कि महिला वाला? तो मैंने कहा चलो ठीक है दोनों बता दो। तो पुरुष वाला जो है राफेल नडाल ने जीता है, महिला वाला ईगा स्वितेक ने जीता है, ठीक है। ईगा स्वितेक पोलैंड की हैं और स्पेन के हैं राफेल नडाल। आगे देखते हैं, जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? तो जनजातीय नृत्य महोत्सव दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल किक्स ऑफ इन छत्तीसगढ़। देखो हमारे देश में जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके महत्व को बताने के लिए और उनका दिन एक मतलब उनको एक प्रकार से सम्मान देने के लिए उनके महोत्सव को ना थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है, जिससे एक तो देश भर के लोग जान पाएंगे, दूसरा उनको भी एक सम्मान मिल पाएगा कि हमारा जो उत्सव है या हमारा जो नृत्य महोत्सव है वो देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो फिलहाल ये रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। अरपा पैरी धार से नाम से गाने से ये शुरू हुआ ये जश्न। तो वहां के जो सीएम है भूपेश बघेल जी, इन्होंने दीप प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़ क्या मध्य प्रदेश भी, यहाँ का मैक्सिमम जो है ना एरिया वो आदिवासी से है। मध्य प्रदेश में तो कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम आबादी आदिवासी से है, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र से आती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ अगर आप इमेज में देखोगे ना तो मध्य प्रदेश के सटा हुआ यहाँ पर ये राज्य दिख जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है नया रायपुर। नया रायपुर में ही मैंने आपको बताया हुआ है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, और गवर्नर है अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, इसके अलावा ओडिशा से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से भी शेयर किया करता है।
यहाँ पर दोस्तों झीलों में अगर बात करें तो बूढ़ापारा, तालीबंद तालाब, बूढ़ा तालाब, महाराजा बांध, गंगा मुंडा झील, दलपत सागर झील, ये सभी है। नेशनल पार्क में बारनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य, इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 जिले हैं, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को किस तारीख को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया? तो यूजीसी ने दोस्तों अभी हाल ही में एक नोटिस जारी करके बताया है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, इन सब को 11 नवंबर से भारतीय भाषा दिवस मनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय भाषा उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा और इसके बारे में छात्रों को भी जानकारियां मिलेगी। तो इंडियन लैंग्वेज डे जो है विल बी सेलिब्रेटेड इन ऑल कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, क्योंकि यूजीसी ने इसके बारे में कहा है। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। तो इसके द्वारा अब से हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा, भाषा सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए। दोस्तों 11 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना गया? तो 11 दिसंबर को तमिल कविता के अग्रदूत कवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती भी होती है, इस वजह से यह दिन चुना गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रह्मोस ई बुक है, आपके लिए आई है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक। देखो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 99 रेट्स है। तो देखो इसके लिए ना मैं आपको क्या बताऊं कि पिछली वाली जो ई बुक आई थी वो 79 में थी, जो हमारी मंथली आती है वो 20 रुपए की आती है। एक महीने की 20 रुपए की ई बुक, आप ये 10 महीने पा रहे हो, यानी कि हो गया कितना, 200 रुपए हो गया। तो 200 रुपए की ई बुक 99 मिल रही है, तो अभी तो आपको जान लो 50% कम पर मिल रही है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 किताब या 5 किताब लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ई बुक लेना है और सिर्फ उस एक ई बुक से पढ़ने से 100% मैं दावा कर रहा हूं कि 100% आपका कवरेज हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में जो आप ऑफलाइन बुक लेते हो या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, वो हिंदी अखबारों से क्वेश्चंस कंटेंट तैयार किया करते हैं, और हिंदी अखबारों में क्या होता है, कभी कभी महत्वपूर्ण न्यूज स्किप कर दी जाती है क्योंकि उनका उतना रीच नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एमजेटी एजुकेशन से अगर आप जुड़े हो तो आपको पता है, यहाँ पर जो भी चीजें कंटेंट लिए जाते हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं और कई सारे न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको 100% दावा करता हूं हर बार कि 100% गारंटी है कि आपका 100% कवरेज दिलवाऊंगा। ठीक है, कोई सा भी आप एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो ये सब जब अगर मैं श्योरिटी दे रहा हूं तो उसका प्राइस तो थोड़ा सा ज्यादा अगर हो रहा है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। मतलब अगर आप सीधा सा एग्जांपल है, आप 30 रुपए की आलू ले आओ एक जगह पर, जगह अगर आपको 20 में मिल रही है अगर मान लो, और उस 20 आलू में अगर 2 आलू सड़ी निकल जाए तो प्रॉफिट किस में होगा, 30 वाले में कि 20 वाले में? कमेंट करके मुझे बताइए। तो इसीलिए प्लीज इसके लिए मत किया कीजिए। उसके बाद फिर ये 99 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, चलो, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? ये दोस्तों अरुणाचल में बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम होगा, यानी कि मछलियों के लिए एक म्यूजियम होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अरुणाचल प्रदेश टू गेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम, फिशरीज मिनिस्टर। तो अभी हाल ही में जो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में घोषणा करी है। कौन है मंत्री हैं? वो मत्स्य विभाग के हैं पोखरियाल निशंक जी, पोखरियाल निशंक जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि ये एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। ये सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ये फिश म्यूजियम है। फिश से रिलेटेड मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था, एक ऐप बताया था फिश वाले ऐप। फिश वाले ऐप किसने लॉन्च किया है? इसको असम सरकार ने लॉन्च किया था। किसने? असम सरकार ने लॉन्च किया था। जो मछलियां होती हैं उनके लिए ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी कि मछली या मछली से जुड़े उत्पाद खरीदे बेचे जा सकते हैं इस ऐप के जरिए। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश आया है। ईटानगर यहाँ की कैपिटल होती है। लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर सबसे पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और इसीलिए इसको दोस्तों उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर उगते सूर्य का देश पूछा जाए तो जापान बताएंगे वैसे। इसके अलावा इसका पुराना नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन और पूछा जाता भी है। अपना बॉर्डर ये शेयर किया करता है किससे कैसे? ये अपना बॉर्डर नागालैंड से शेयर करता है और असम से शेयर किया करता है। ठीक है, और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू जी, बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है बीडी मिश्रा। यहाँ पर झीलों में अगर बात करें, संगेस्तर झील है। नेशनल पार्क में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है।
कमलांग भी पूछा जाता है, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी पक्के भी पूछा गया है एग्जाम में, पक्के टाइगर रिजर्व। ईगल नेस्ट वन्य अभ्यारण्य, नवाचार महोत्सव, सोलुंग महोत्सव, ब्रह्मपुत्र दर्शन, बुइया छालो लोक नृत्य है, बोमडिला, यांगयाप और दिफू, 3 दर्रे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है आपको आज अपडेटेड लग रही होगी। ऐसे ही मैं आपके लिए ना तैयार करवा रहा हूं, इसको और अच्छे से इंप्रूव करवा रहा हूं इस पेज को, ठीक है, आप लोग की डिमांड पर। ये पेज में अब राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय पुष्प भी शामिल कराए जा रहे हैं और इनको नेशनल पार्क और लोक नृत्य दर्रा इसको और ज्यादा ऐड करवाया जा रहा है सभी राज्यों में, ठीक है। तो बस धीरे धीरे वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा और फिलहाल तो आप लोग जुड़े रहिए एमजेटी एजुकेशन के साथ, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। किस देश द्वारा एडवर्ड कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश ने दोस्तों अभी हाल ही में एडवर्ड कैनेडी जी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो बांग्लादेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है किसी अमेरिका के किसी पूर्व सीनेटर को। पूर्व सीनेटर मतलब कि सीनेटर क्या होता है? सीनेटर मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ सांसद, ठीक है, भारत में जैसे सांसद होता है वैसे वहां पर अमेरिका में जो सीनेट का जो मेंबर होता है उसे सीनेटर बोलते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि सीनेट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो फिर एक सीनेटर थे उस टाइम पर, कब? 1971 के टाइम पर, जब बांग्लादेश जूझ रहा था अपने आप को आजाद कराने के लिए। तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जब चला था मार्च 1971 से दिसंबर 1971 के बीच में, तब उस टाइम पर अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का, और अमेरिका जो है जो खुल के सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का, भारत इधर बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा था और बांग्लादेश को आजाद कराने में लगा हुआ था, पाकिस्तान को भगाने में लगा हुआ था, जहां पर भारत की जीत भी हुई थी। 93,000 से ज्यादा सैनिक घुटनों के बल बैठे थे पाकिस्तानी, ठीक है। तो उस टाइम पर ना अमेरिका में जो थोड़ा बहुत कोई विरोध कर रहा था तो वो थे सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी, ठीक है, पूर्व अमेरिकी सीनेटर थे। तो इनको फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिलहाल आगे देखते हैं। हाल ही में किसने वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? तो इसका उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 गवर्नमेंट साइन एमओयूज वर्थ रेज 5.2 लाख करोड़। देखो ये इन्वेस्ट कर्नाटक जो था ना, ये एक्चुअली में ना कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक समिट था। इसमें क्या होता है कि चलो हम एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं इन्वेस्ट कर्नाटक, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग आओ, हम आपको बेहतर सुविधा बेहतर मुहैया कराएंगे, हर चीजें, आप आओ हमारे यहाँ निवेश करो, हमारे यहाँ अपनी कंपनीज वगैरह डालो। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था 2 से 4 नवंबर को बेंगलुरु में। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भी शामिल हुए और इसका उद्घाटन किए। और पीएम मोदी जी जब शामिल हो जाते हैं, नाम ही काफी है, उसके बाद प्रमोशन अपने आप हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनियां आई, ठीक है, 300 से अधिक कंपनियां इसमें हिस्सा ली और उसके बाद अब देखो 5.20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आ गया, ठीक है। तो चलो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाईएस्ट क्वालिटी करंट अफेयर और बेस्ट कंटेंट मटेरियल के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसके अलावा बेंगलुरु के बारे में, कर्नाटक के बारे में हम लोग क्विकली जान लेते हैं। बसवराज एस बोम्मई जी दोस्तों यहाँ के सीएम हैं और थावरचंद गहलोत हैं यहाँ के गवर्नर। कर्नाटक आपको मैप में यहाँ दिखेगा। गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से करता है अपना बॉर्डर शेयर। यहाँ पर आप याद रखेंगे बेगूर झील है, बुलांदूर झील है, ठीक है, कुकरहली झील है। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान प्रमुख लोक नृत्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन्स पूछा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? सभी लोगों ने सही आंसर किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। लोकरंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? अगर आप लाइव क्लास लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से इंडेक्स याद हो गया होगा। तो याद हो गया है जी, तो एक बार पूरा बिल्कुल सीरियल से आप बता डालो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसकी क्विज पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर, वहां पर जाइए इंस्टॉल कीजिए। ऑनलाइन है टेलीग्राम पर मिलेंगे हम अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।